क्या आप मुझे वोट देंगे प्लीज? जोक्स अपार्ट, हेलो, मेरा नाम है मुस्कान शर्मा। वेलकम टू पार्ट टू एक्सीलेंस एंड दिस इज योर पार्ट टू एक्सीलेंस 10th क्लास। विदाउट वेस्टिंग टाइम, आज की इस क्लास में हम पॉलिटिकल पार्टीज जो नाम का आपका चैप्टर है सिविक्स का 4th चैप्टर, उसे कवर करने वाले हैं। इसमें मोस्ट डिफिकल्ट एरिया जो स्टूडेंट्स को लगता है दैट इज योर नेशनल और स्टेट पार्टीज। याद करना मुश्किल लगता है बट हम इसी क्लास में इसको याद करेंगे और सारे के सारे चैप्टर को क्लास में ही याद करेंगे। बने रहिएगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। पहली डेफिनेशन से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भाई आखिरकार ये पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। देखिए, ये आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहा है। पहले पिक्चर से समझेंगे ताकि कि डेफिनेशन अपने आप याद हो जाए। ये आपको ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं और मोदी जी मतलब इलेक्शन लड़ना। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं और बाद में एक सरकार बना लेते हैं, ऐसे ही ग्रुप ऑफ पीपल को तो हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। दैट्स इट, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर, जो एक साथ आके क्या करेंगे, टू कंटेस्ट द इलेक्शन, इलेक्शन को कंटेस्ट करेंगे एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में एक साथ पावर को होल्ड कर कर सरकार को चलाते हैं, और यही लोग पॉलिटिकल पार्टीज को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल भारत में देख लेते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम सब जानते हैं, आईएनसी बहुत पुरानी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी पॉलिटिकल पार्टी की, पूछी जा सकती है। उसके बाद हम मूव करेंगे आपके नेक्स्ट। उससे पहले एक बार मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, ठीक है। पेज सेटिंग, ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। क्या क्या कंपोनेंट है पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब कौन कौन लोग हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी में। आप कहोगे मैम पॉलिटिकल पार्टी में तो बस मोदी रोल प्ले करता है। नहीं, मोदी कुछ नहीं होगा, मतलब नो ऑफेंस, ठीक है। विदाउट फॉलोवर्स और एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, यानी पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स होते हैं, चाहे वो टॉप लीडर हो या बाकी लीडर्स हो सकते हैं। एक्टिव मेंबर्स हो सकते हैं, होते हैं जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यभार संभालते हैं। और थर्ड थिंग कौन होता है, फॉलोवर्स, उसके चाहने वाले, उसको फॉलो करने वाले। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए 1 मार्क्स का, तो यू कैन इजीली आंसर टू इट। अब बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। 3 मार्क्स पे पूछ लो, 2 मार्क्स पे पूछ लो, कैसे भी पूछा जा सकता है। सवाल पूछा जाता है कि फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के। पॉलिटिकल पार्टीज आखिरकार क्या क्या फंक्शंस प्ले करती है, क्या क्या काम करती है पॉलिटिकल पार्टी। तो 5 फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी के। अब आप बताओ हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे क्यों। पहला कारण है हमें लड़ने हैं चुनाव, टू कंटेस्ट इलेक्शन, हम पॉलिटिकल पार्टीज को बनाते हैं। दूसरा कारण है, अच्छा सिर्फ चुनाव लड़ने हैं, लड़के सरकार नहीं बनाओगे क्या। ऑब्वियसली अगर जीत गए तो आप क्या बनाओगे, टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो दूसरा काम पॉलिटिकल पार्टीज का होता है कि वो सरकार बनाएंगे और सरकार को चलाएंगे भी। तीसरा काम, अब सरकार बना के क्या करोगे, बैठ जाओगे आराम से। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या बनाओगे, पॉलिसीज बनाओगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज का तीसरा इंपॉर्टेंट काम होता है डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, वो पॉलिसीज को डिक्लेयर करती है। ओके, सिर्फ पॉलिसी बना दो, मतलब आज कहे बीजेपी की ट्रिपल तलाक हटा दो, कल कुछ और कहे, तो क्या सिर्फ पॉलिसीज बना दी जाती है, आर्टिकल 370 हटा दिया गया मतलब पॉलिसीज पॉलिसीज बनाएंगे। नहीं, हम लोगों का ओपिनियन भी बिल्ड करते हैं। जैसे कि मोदी सरकार ने बहुत से ओपिनियन बिल्ड करे अपने टाइम में, कांग्रेस ने लोगों के बहुत से ओपिनियन बिल्ड करे। तो फोर्थ फंक्शन होता है आपका पॉलिटिकल पार्टी का, टू बिल्ड पब्लिक ओपिनियन। पॉलिटिकल पार्टी लोगों का, आम जनता का ओपिनियन, उनका मत डिसाइड करती है, उनको ये समझाती है कि ये जो भी टॉपिक चल रहा है इसकी क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें। पांचवा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, वो लिंक बनाती हैं किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और लोगों के बीच में। टॉप लीडर्स इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। अब ये कैसे आपके एग्जाम में आएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए 5 मार्कर में कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो ये चारों ही पॉइंट्स आप एज अ हेडिंग लिख के आएंगे और उसके अंदर सब पॉइंट्स इसके डिस्क्राइब करके आएंगे। हो सकता है हर एक जो पॉइंट है उस पे 3 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए पहला फंक्शन देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी का, कि उन्हें क्या करने हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करने, इलेक्शन लड़ने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, दे डू कंटेस्ट दी इलेक्शन, ठीक है, उन्हें इलेक्शन कंटेस्ट करने। अब मैंने यहाँ पे 2 पिक्चर्स लगा रखे, पिक्चर्स पे ध्यान देंगे, टेक्स्ट पे बाद में। एक ये यहाँ पे एक लीडर खड़ा हुआ है, एक कैंडिडेट खड़ा है, आपको दिख रहा है ये सिंबल किसका है,
यूएसए का, ठीक है। तो यूएसए का एक लीडर यहाँ पे खड़ा है और नीचे लिखा हुआ है फॉलोवर्स। तो ये जो कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन के लिए खड़ा होता है यूएसए के अंदर, उसे कौन चुनते हैं? उसी कंट्री के फॉलोवर्स चुनते हैं, फॉलोवर्स चुनते हैं, वहां के टॉप लीडर्स नहीं चुन रहे। जबकि यूएसए के अंदर ऐसा होता है और भारत के अंदर कैसा होता है, लेट अस सपोज टॉप लीडर कांग्रेस में आपका कौन है, राहुल गांधी है, वो किसी एक कैंडिडेट को कहते हैं कि इस बार तू इलेक्शन लड़, ठीक है। यहाँ पे फॉलोवर से नहीं पूछा जाता, कांग्रेस के जो भी फॉलोवर्स है उनसे नहीं पूछा जाएगा, हाँ जी बताओ किससे चुनाव लड़ रहा है, अपने आप टॉप लीडर जो राहुल गांधी है या फिर XYZ जो भी जिस भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, वो अपना टॉप लीडर ही कैंडिडेट्स को चूज करता है। तो ये डिफरेंस है इंडिया और यूएसए के अंदर, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड जो पॉइंट था आपका, फंक्शन में ही हम सेकंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी का सेकंड फंक्शन है आपका टू फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब सरकार बनाएगा कौन? जो विनिंग पार्टी होगी, जो जीतने वाली पार्टी होगी, या फिर जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी सीट्स होंगी। मेजॉरिटी मतलब बहुमत में सबसे ज्यादा सीट जिसके पास होंगी। लेट अस सपोज जैसे इस बार हुआ था कि जो बीजेपी सरकार है उसको मेजॉरिटी तो मिली लेकिन उसको अलायंस करना पड़ा। ऐसे ही हर बार अलायंस करना ही पड़ता है किसी ना किसी को। तो क्या करना होता है कि आपकी मेजॉरिटी सीट जिसके पास आएगी वही क्या बनाएगा? सरकार बनाएगा। अब जो सरकार बनाएगा उस पार्टी को हम क्या बोलेंगे? रूलिंग पार्टी, जो सत्ता के अंदर है। उसके लीडर को सेंट्रल लेवल पर हम क्या बोलते हैं? प्राइम मिनिस्टर। और यही प्राइम मिनिस्टर क्या अपॉइंट करता है? बाकी मिनिस्टर्स को। तो इजी सा है। सेकेंड पॉइंट भी हम लिख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन होता है कि वो गवर्नमेंट को फॉर्म करती है, ठीक है। विनिंग जो पार्टी होगी वो गवर्नमेंट को फॉर्म करेगी। थर्ड पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज, ठीक है। तो तीसरा फंक्शन जो आपका पॉलिटिकल पार्टी का है वो है पॉलिसीज को डिक्लेयर करना। अब पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज अपनी आइडियोलॉजी यानी अपनी विचारधारा के बेस पर ही डिसाइड करती है कि वो मान लो कि उन्हें किस तरीके की इकोनॉमी चाहिए, किस तरीके के इंटरनेशनल रिलेशन चाहिए, सोशल सोसाइटी में पॉलिसीज कैसी बनाएंगे, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, उसकी विचारधारा क्या। अब यहाँ पे पॉलिसीज बनाने में सिर्फ और सिर्फ रूलिंग पार्टी का ही रोल नहीं होता, यहाँ पे अपोजिशन पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि रूलिंग पार्टी मेजर डिसीजन लेती है पॉलिसीज के रिगार्डिंग कंट्री के अंदर, बट अपोजिशन पार्टी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? बाय क्रिटिसाइजिंग एंड डिस्कसिंग द पॉलिसीज ऑफ द रूलिंग पार्टी। जो रूलिंग पार्टी है उसकी पॉलिसीज को आपने बहुत बार देखा होगा, राहुल गांधी मोदी जी की बहुत सारी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये रोल है हमारी अपोजिशन पार्टी का कि वो रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिसीज है उनको क्रिटिसाइज करे, ताकि कि चेक्स रखे जा सके, किसके ऊपर? निगरानी रखी जा सके, रूलिंग पार्टी के ऊपर। तो दोनों ही इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रूलिंग हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोर्थ जो आपका फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या है? बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, हाउ पॉलिटिकल पार्टीज हेल्प इन बिल्डिंग पब्लिक ओपिनियन। तो पॉलिटिकल पार्टीज कैसे पब्लिक ओपिनियन बनाती है? मोदी जी को आपको किसी बात को समझाना हो तो वो कैसे समझाते हैं? बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज करके, जैसे कि टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, इन चीजों के जरिए वो क्या बनाते हैं? आपका पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी हो, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हो, वो लोगों को एजुकेट करती है, उन्हें समझाती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस को करने की कोशिश करती है, उन पर प्रभाव डालने की कोशिश करती है कि आपका किसी पर्टिकुलर इशू, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोगों की क्या राय होनी चाहिए, वो अपने अपने अकॉर्डिंग बनाता है। और जिसको सुनकर कुछ लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात से सहमति रखते हैं तो कई लोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की बात से सहमति रखते हैं। यही पॉलिटिकल पार्टी लोगों को प्रॉज एंड कॉन्स, प्रॉज का मतलब क्या होता है कि आपके जो बेनिफिट, जो अच्छी बातें हैं किसी इशू की वो बताते हैं, और कॉन्स मतलब कोई भी नेगेटिव बात है, कोई भी डिसएडवांटेज क्या हो सकता है इस चीज के आने का या चले जाने का, वो सब भी आपको पॉलिटिकल पार्टीज ही बताती है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिखा रखा है, बहुत से लोग हैं, कईयों को कोई चीज सही लग रही है, कईयों को क्या लग रही है? गलत लग रही है। तो ये सारी चीजें डेवलप करने का सोसाइटी में काम भी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। ओके, फिफ्थ फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, पॉलिटिकल पार्टीज लिंक बनाने का काम करती है किसके बीच में? गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। ऊपर वाले टेक्स्ट की तरफ ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम ये जो नीचे डायग्राम मेंशन्ड है इसको देखते हैं। यहाँ पे आपका एक गवर्नमेंट ऑफिसर दिखा रखा है, ठीक है, ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये अपना काम कर रहे हैं, ये दादाजी है, आम आदमी है,
ठीक है, इन्हें इनसे कुछ काम कराना था, इन्हें कोई सरकारी काम कराना था, तो ये डायरेक्टली इनके पास चले गए। अब जब डायरेक्टली चले गए तो इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, या फिर कुछ भी XYZ रीजन हो सकता है, या फिर ऑफिसर की भी गलती हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑफिसर ने बोला भाई फिर से आना, ठीक है, आपका काम नहीं बनेगा। तो लोग क्या है, ये जो आम आदमी है, जो दादाजी है, ये बहुत घबरा से जाते हैं, अरे यार ऑफिसर ने तो मेरा काम करके ही नहीं देना है, इस तरीके की धारणा हो जाती है। ऐसे केस में अक्सर जो आम जनता है, आम लोग है, वो अपने किसके पास जाते हैं, नेता के पास जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर के पास जाते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर उनकी ही कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उनके ही इलाके से, उनके ही लोकल एरिया से बिलोंग करता है, और उसके लिंक किसके साथ भी होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है उसके साथ भी होते हैं। तो ये जो दादाजी का काम है, आम आदमी का काम है, ये पॉलिटिकल लीडर इजीली से करा देता है ना, काम हो गया। किसकी वजह से, लिंक बनाकर, किसके बीच में, आम आदमी के बीच में और गवर्नमेंट ऑफिसर के बीच में लिंक बनाने का काम करता है कौन, पॉलिटिकल लीडर। ये ऐसा क्यों करता है, इसको करने का एक ही कारण है, अगली बार वोट मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। कॉमन पर्सन के लिए इजी होता है अपने लोकल लीडर के, जो पार्टी का जो इंसान है, उससे जो उसके एरिया से बिलोंग करता है उसको अप्रोच करना, रादर देन एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाना। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी के एक इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करते हैं, किसके बीच में, लोगों के बीच में। और लोगों को जो वेलफेयर स्कीम्स है, वेलफेयर स्कीम्स कुछ भी हो सकती है, जैसे उन्हें राशन कार्ड पे, राशन कार्ड की कोई बात हो गई, या फिर उन्हें हेल्थ से रिलेटेड वेलफेयर स्कीम है, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई भी वेलफेयर स्कीम है सरकार की, उनको दिलाने के अंदर और गवर्नमेंट फैसिलिटीज को हासिल कराने के अंदर जो ये टॉप जो लीडर होता है, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, क्योंकि पॉलिटिकल जो ये लीडर है वो लोगों का प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि कॉमन इंसान की बात को सुना जाए, क्योंकि उसे फ्यूचर में उसी से वोट भी चाहिए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन दी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये आपका एक हिडन क्वेश्चन है और जो पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा ऊपर से फटाफट से डिस्कस करेंगे। अगर आपसे एक स्टेटमेंट पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी अनपॉपुलर एंड सिटीजंस आर इनडिफरेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी है ना, लोगों का बहुत अनपॉपुलर है, इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के बीच में, और जो लोग भी हैं उनको भी फर्क नहीं पड़ता ये पॉलिटिकल पार्टी है या वो पॉलिटिकल पार्टी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, आपसे एग्जाम में ये स्टेटमेंट पूछी जाती है, तो आपको इसको सपोर्ट करते हुए कुछ चीजें बता के आनी है, ठीक है। अब समझने से पहले, टेक्स्ट पढ़ने से पहले पिक्चर्स को ही देखेंगे, क्योंकि डायलॉग से याद करना ज्यादा आसान है, ठीक है। अब एक डायग्राम, एक जो ये पिक्चर है, इसमें दिखा रखा है मोदी जी बोल रहे हैं अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसी बात पे बिलीव करते होंगे, यानी कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सरकार के अंदर ट्रस्ट और विश्वास जताते होंगे, ठीक है। वहीं पे दूसरी साइड ये एक आपको पिक्चर दिख रही होगी नायक मूवी की, है ना, एवरीबडी, सबके सब चोर है ना, कि सबके सब चोर है। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, चाहे कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आम आदमी पार्टी आए, कुछ आ जाए, सारे के सारे ही चोर होते हैं। मेरा कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन जो लोग ट्रस्ट नहीं शो करते कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, ऐसे दोनों ही तरीके के हमें लोग अपनी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि ऐसे लोग हमें ज्यादा सोसाइटी के अंदर देखने को मिलते हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। तो यही बात आपकी पहले पॉइंट में बताई हुई है, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल इन द साउथ एशिया। पॉलिटिकल पार्टीज को इतना ज्यादा विश्वास नहीं करते साउथ एशिया के लोग, ठीक है। ऐसे लोग जो ये बोलते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे, उनका नंबर इतना भी ज्यादा नहीं है, किनसे, जो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते पॉलिटिकल पार्टी पे उनसे, ठीक है। मतलब ऐसे लोगों का नंबर ज्यादा है जो पॉलिटिकल पार्टीज पे ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन फिर भी अब हम लोग विश्वास भी नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी पे। देखो कहने को तो हम ये कह देते हैं ना कांग्रेस कुछ करेगी, ना बीजेपी कुछ करेगी, ना आम आदमी पार्टी कुछ करेगी, ना XYZ कोई भी पार्टी कुछ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हम ही आम लोग, ये देखो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, रैली दिख रही है, और इस रैली में कितने ही आम लोग शामिल होते हैं। तो जब बात आती है लोगों की पार्टिसिपेट करने की, पॉपुलर पार्टिसिपेशन की, लोगों की इन्हीं पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर पार्टिसिपेट करने की, तो हम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम पॉलिटिकल पार्टीज पे विश्वास नहीं करते, ठीक है। दो पॉलिटिकल पार्टीज आर वन ऑफ द लीस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पॉलिटिकल पार्टीज को लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन बहुत हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है किनके अंदर, इन्हीं पॉलिटिकल एक्टिविटीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको बता रखा है दो पॉइंट्स में, वो ये बता रखा है, कंपेयर कर रखा है कि जो इंडिया है
उसके अंदर लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेशन ज्यादा है। मतलब इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोग पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर बनना चाहते हैं, एज कंपेयर टू कंट्री लाइक कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया। इनके कंपैरेटिवली भारत के लोग ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और पिछले अगर 3 दशक की, पिछले लास्ट 3 डिकेड्स की अगर मैं बात करूं, तो जो प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शन है ऐसे लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर बने इंडिया के अंदर, वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ लिखा है हम सब नेता बनेंगे, सबको नेता बनना है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 4 पॉइंट से चारों हमने याद कर लिए। पहला बोलता है ऐसे लोगों का प्रोपोर्शन ज्यादा है जो पॉलिटिकल पार्टीज पे विश्वास नहीं रखते, एज कंपेयर टू ऐसे लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टीज पे विश्वास रखते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि फिर भी चाहे विश्वास रखे ना रखे पॉलिटिकल पार्टीज पे, फिर भी साउथ एशिया के लोग जब भी पॉलिटिकल मैटर होता है तो रैलीज वगैरह में बहुत ही ज्यादा नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड पॉइंट, इंडिया में जो लोग हैं वो ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर बनना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू बाकी की कंट्रीज जैसे कनाडा, स्पेन, साउथ कोरिया, इनके बात करें। भारत में अगर पिछले 3 दशकों की बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन देखा गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नीड टू हैव द पॉलिटिकल पार्टीज, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, जब मैंने आपसे सवाल पूछा था, हमने जब वो पहला वाला क्वेश्चन आंसर किया था, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है एंड नीड टू हैव पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट है। इन दोनों चीजों को कंफ्यूज नहीं करके आना है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तो नीड नहीं लिख के आना है, और जब नीड पूछे तो फंक्शन नहीं लिख के आना है। नीड टू पॉलिटिकल पार्टी ये बोलता है कि हमें सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी बनानी पहले जरूरी है। मतलब सरकार बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं बन सकती, ये जानना चाह रहा है। ठीक है, व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टी, क्यों आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो आधुनिक लोकतंत्र है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसके बिना, बिना पॉलिटिकल पार्टी के। ठीक है, या फिर आपसे स्टेटमेंट ये भी पूछी जा सकती है, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन ओनली बी फेल्ट बाय इमेजिनिंग द सिचुएशन विदाउट द पॉलिटिकल पार्टी। आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत तभी समझ में आएगी जब आपके यहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि आपके यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं। तो एक बार सोचने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा भारत के अंदर, कैसे सरकार चुनी जाएगी या फिर कैसे सरकार होगी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो। ठीक है, लेट अस सपोज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो आपने एक सुना होगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करके, है ना, जैसे ये यहाँ पे खड़े हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का मतलब है कि ऐसा इंसान जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, इंडिपेंडेंटली, निर्दलीय है। ठीक है, तो अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेट अस सपोज मैंने ही इलेक्शन लड़ना और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करती और मैं भिवानी की रहने वाली हूँ। ओके, तो मैं भिवानी से क्या करूंगी, भिवानी से मैंने इलेक्शन के लिए चुनाव लड़ने के लिए मैं एज ए कैंडिडेट खड़ी हुई, तो मैं भिवानी के लोगों को वादा कर दूंगी, अरे यहाँ पे साफ पानी मिलेगा, ठीक है, टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, XYZ, मैंने यहाँ के लोगों के सब वादे करती। बट मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती, तो सिर्फ मेरा इंटरेस्ट कहाँ तक है, भिवानी के लोगों को खुश रखने तक है। ठीक है, मैं बड़े लेवल पर, कंट्री के लेवल पर कभी सोच पाऊंगी नहीं, सोच पाऊंगी। ठीक है, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो क्या होते हैं, इलेक्शंस को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ते हैं। ओके, और अब अगर आपके सारे के सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही लड़ेंगे तो वो किसके लिए अकाउंटेबल होते हैं, दे आर अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज फ्रॉम वेयर दे गेट द वोट। वो सिर्फ उन लोगों को ही जवाब देते हैं, उन लोगों के लिए ही अकाउंटेबल होता है जहां से वो उन्हें वोट मिल रहे हैं, यानी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही। एंड विल रिस्पेक्ट एंड नो वन विल रिप्रेजेंट फॉर द कंट्री एज अ होल। और ऐसे केस में जब सभी के सभी निर्दलीय ही है, सभी के सभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ही है, तो ऐसे केस में पूरे भारत के जब फैसले लेने होंगे तो कौन लेगा। अगर मैंने भिवानी के बारे में सोचना है, XYZ पर्सन ने हिसार के बारे में सोचना है, किसी और ने रोहतक के बारे में सोचना है, किसी और ने किसी और जगह के बारे में सोचना है, तो पूरी इंडिया के बारे में एज अ होल तो कोई भी नहीं सोच रहा है ना। तो ऐसे केस में पूरी कंट्री के लिए डिसीजन कौन लेगा। और जब ऐसा होता है तो ऐसे केस के अंदर आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं, वो जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इंक्रीज हो जाता है तो मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लिए जा सकते, यानी जो मुख्य पॉलिसी के डिसीजन है, जैसे कि हमने एक मुख्य पॉलिसी डिसीजन लिया था, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया, ठीक है, और हम कोई मुख्य पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, तो वो आपके जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी के डिसीजन है जो सब लोगों पे लागू होता है, ऐसे केस में जब निर्दलीय ही कैंडिडेट होंगे तो हम ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएंगे।
ठीक है। और ऐसे केस में जो ऐसी सरकार बनेगी उसका यूज भी बहुत कम होगा, मतलब सरकार कहने को है, कर तो कुछ नहीं रही है, क्योंकि एक सरकार तो बना ली, आपके 200-300 लोगों ने इकट्ठा होकर मिलकर सरकार तो बनाई, लेकिन सबके मत क्या है, अलग अलग है, सबके ओपिनियन क्या है, अलग अलग है, सब ये जैसे इस फिगर में दिखा रखा है ना, सबके ओपिनियन क्या है, अलग अलग है, कोई भी एक दूसरे से सहमति नहीं रखता। तो ऐसे केस में सरकार का जो यूज है, यूटिलिटी है, वो क्या रहेगी, बहुत ज्यादा लो रहेगी, बहुत ज्यादा कम रहेगी। और ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हम बात करें कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर सोसाइटी कितनी बड़ी होती है, कितनी लार्ज सोसाइटी होती है, और यहाँ पे हर एक लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट भी है। तो ऐसे केस के अंदर जब बहुत से लोगों के बहुत से इंटरेस्ट है, मुझे कुछ चाहिए, किसी और को कुछ चाहिए, सरकार से किसी और को कुछ चाहिए, तो ऐसे केस में एक पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है, क्योंकि वो क्या करती है, जो लोगों के डिफरेंट व्यूज होते हैं, डिफरेंट मत होते हैं, ओपिनियन होते हैं, उन सब को क्या करती है, अरेंज करके सरकार के सामने रखने का काम कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टी ही करती है। इसीलिए हमें किसकी जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी ना हो तो क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ही होंगे, ठीक है। तो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। अब मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी ना होती, मान लो इसी तरीके से कुछ लोग इकट्ठे होके एक सरकार बना लेते, तो सरकार, रूलिंग सरकार फिर मतलब कुछ भी करे, अपोजिशन तो है ही नहीं, अपोजिशन तो तब होगी जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, राइट है ना। तो अपोजिशन बनाने के लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, पॉलिटिकल पार्टी की। और बिना अपोजिशन तो क्या ही सरकार चलाओगे, बिना अपोजिशन तो ऐसा हो गया कि एक इंसान अपनी चलाता जा रहा है, उसको कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई है ही नहीं। तो अपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वो तभी पॉसिबल है जब अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी हो। तो ये 5 है आपकी नीड्स टू हैव द पॉलिटिकल पार्टी। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या हो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो, तो उस केस में भी आप यही आंसर करके आएंगे। चलिए, अभी हमने बात कर ली टाइप ऑफ पार्टी। 2 तरीके की पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है, एक अपोजिशन पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी वो पार्टी है जो सरकार चलाती है, जबकि अपोजिशन पार्टी वो है जिसके पास मैक्सिमम सीट है, किसके बाद, रूलिंग पार्टी के बाद। जिसके पास मैक्सिमम सीट है वो क्या हो जाएगी, आपकी अपोजिशन पार्टी। वैसे टेक्निकल इसकी डेफिनेशन और भी है, ओके। अब हम बात करते हैं पार्टी सिस्टम की। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किस पे, पार्टी सिस्टम पे। पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है, पार्टी का कोई सिस्टम है क्या, नहीं। पार्टी सिस्टम का मतलब है एक कंट्री के अंदर क्या सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी हमेशा जीतती है, एक कंट्री के अंदर क्या सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी, जिनमें से या तो ये जीत जाएगी या फिर ये जीत जाएगी, या फिर कंट्री के अंदर 3 या फिर उससे भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कोई भी जीत सकती है। आप नहीं कह सकते कि भाई यही जीतेगी। तो इस बेसिस पे कुछ पार्टी सिस्टम होते हैं। सबसे पहला है वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम वो है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, है ना, सिर्फ हम सरकार बनाएंगे, मतलब ये जो लोग हैं यही सरकार बना सकता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड होता है कि वो सरकार बनाए। व्हेन ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, जब सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को ही अलाउड हो कि वही कंट्रोल भी कर सकते हो, सरकार भी बना सकती है कंट्री के अंदर, तो ऐसी कंट्री के सिस्टम को क्या बोलते हैं, वन पार्टी सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, एग्जाम्पल के लिए होगा आपका एग्जाम्पल क्या, चाइना, ठीक है। तो चाइना के अंदर कौन सी पार्टी है, चाइना के अंदर पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी है जो आपकी सरकार बना सकती है, वो है आपकी कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी। अच्छा मैम, क्या चाइना के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं होती, होती है, लेकिन अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन भी लड़ने हैं तो उनको किसका साथ लड़ने पड़ेंगे इलेक्शन, तुम इसी के अंदर मर्ज हो जाओ, इन्हीं लोगों के अंदर, तुम अलग से नहीं बना सकते। तो पॉलिटिकल पार्टी जब भी बनाने की बात आती है चाइना के अंदर, तो जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं ये पूछते हैं कि हमसे परमिशन लिए हो, ठीक है, क्या हमसे परमिशन लिया है आपने। तो हमेशा सिर्फ वही पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है चाइना के अंदर जिसने कम्युनिस्ट पार्टी से अलायंस किया हो, अलाइड पार्टी हो, उससे परमिशन लिया हो। मतलब चली किसकी, कम्युनिस्ट पार्टी की। तो एक ही पार्टी है जो चलती है किसके अंदर, चाइना के अंदर। तो आप सोच के देखो वन पार्टी सिस्टम कितना खराब सिस्टम हुआ ना, जहां सिर्फ एक ही कुछ ही लोग हैं जो हमेशा सरकार बना सकते हैं, कोई बात हुई। ऐसे केस के अंदर तो क्या हुआ, कोई डेमोक्रेसी हुई नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी कहलाने के लिए, लोकतंत्र कहलाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 2 पॉलिटिकल पार्टीज तो होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई, आपकी लिमिटेशन हो गई वन पार्टी सिस्टम की, ठीक है। वन पार्टी सिस्टम कई बार किसकी तरफ चला जाता है, डिक्टेटरशिप की तरफ, यानी तानाशाह की तरफ चला जाता है, लोगों की वहां पे चलती
नहीं है। ओके, और ऐसे केस में सिटीजन जो नागरिक है उनको भी सिर्फ वही अधिकार मिलेंगे जो सरकार को सही लगता है। क्योंकि अगर तुम मान लो तुम सिटीजन हो, तुम्हें कोई XYZ अधिकार चाहिए, ठीक है, राइट चाहिए, तुमने गवर्नमेंट को बोला भाई हमें ये राइट दो, गवर्नमेंट बोली नहीं देंगे, तो तुम क्या उखाड़ सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो गवर्नमेंट भी नहीं चेंज कर सकते, तो तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है? सरकार दे तो राइट ले लो, वरना छोड़ दो। यही बात हो गई ना। तो ये क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई किसकी? वन पार्टी सिस्टम की। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, टू पार्टी सिस्टम। क्या आएगा? टू पार्टी सिस्टम। सेकेंड काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम कौन सा है आपका? टू पार्टी सिस्टम या फिर बाई पार्टी सिस्टम। अब ये कहां होगा? ऐसी कंट्रीज के अंदर जहां दो या उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है। दो या उससे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है, बट जो जीतने के चांस है वो सिर्फ या तो इसके है या इसके, या तो ए जीतेगा या फिर बी जीतेगा, तीसरी पार्टी कभी नहीं जीतती। ठीक है, तो इन अ कंट्री वेयर टू और मोर पार्टीज में एग्जिस्ट, दो या उससे ज्यादा पार्टी एग्जिस्ट करे, लेकिन मैक्सिमम चांस जो जीतने की है वो सिर्फ दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, इसको बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। ऐसा कहां है? यूएसए और यूके के अंदर। यूएसए में कौन कौन सी पार्टी है आपकी? यूके के अंदर आपकी पार्टी है कौन कौन सी? कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। ठीक है, यहाँ पे यूएसए में आपकी कौन सी है? डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, दो पार्टीज है आपकी यूएसए के अंदर। ये आपकी कहाँ है? यूके के अंदर। चलिए, अब ये आ गया हमारे वाला सिस्टम। ठीक है, कौन सा सिस्टम आ गया? मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या है? देखो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 लोग दिख रहे हैं ना, पांच पांच आपकी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग वोट डलवा रही है। तो मतलब ऐसी कंट्री जहां पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और ईच हैव अ फेयर चांस टू कम टू द पावर। किसी के पास भी, मतलब जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से ही हमेशा कांग्रेस और बीजेपी में से ही कोई जीतेगा, नहीं, कोई भी जीत सकता है। हर एक के पास फेयर चांस है कि वो पावर के अंदर आए। अब वो पावर के अंदर अकेला भी आ सकता है, इंडिविजुअली भी आ सकता है, और मान लो अकेले के पास इतने वोट नहीं बन रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं हम? अलायंस कर सकते हैं, किसी से हाथ मिला सकते हैं। ठीक है, तो अलायंस करके भी हम क्या बना सकते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। यहां पर मल्टी पार्टी सिस्टम में कोई भी जीत सकता है। ठीक है, अलायंस फॉर्मेशन कॉमन फीचर होता है किसका? मल्टी पार्टी सिस्टम का। क्यों होता है मल्टी पार्टी सिस्टम में अलायंस कॉमन? बिकॉज जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी को सब कुछ ना कुछ सीट्स मिली होंगी, किसी को भी मैक्सिमम सीट नहीं मिल सकती, तो आपको किसी ना किसी के साथ तो हाथ मिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ हाथ मिला के गवर्नमेंट बना लेती है। हाथ मिलाने का मतलब है एक दूसरे से कुछ ना कुछ एग्रीमेंट करके गवर्नमेंट की फॉर्मेशन कर लेती है। तो क्या क्या एडवांटेज होते हैं आपके मल्टी पार्टी सिस्टम के? सीधी सी बात है, जब इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो मतलब अलग अलग लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग बनी होगी, और ऐसे केस के अंदर हर इंसान की जो आवाज है उसको सुना जाएगा, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की आवाज को भी सुना जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों की बातों को सुना जाएगा। तो क्या एडवांटेज है? ये अलाउ करती है इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अलग अलग जो लोग हैं उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो वॉइस है और उसकी रिप्रेजेंटेशन को सुना जाता है। इवन जो स्मॉल और लोकल पार्टीज, छोटी छोटी पार्टीज होती हैं, उनको भी सरकार का हिस्सा बनने में यहाँ पर मदद मिलती है, क्योंकि अलायंस में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया भी कौन सा पार्टी सिस्टम फॉलो करती है? मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करती है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा सोशल डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है वो भी ह्यूज है। जोग्राफिकल एरिया का मतलब क्या है? हमारी जो लैंड है वो भी बहुत डाइवर्स है, तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग इंटरेस्ट है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक या दो पॉलिटिकल पार्टी सब लोगों के मुद्दों को सुलझा सके। इसीलिए भारत में हमें क्या चाहिए? मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए। लेकिन क्या मैम कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस मल्टी पार्टी सिस्टम से? अरे होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसका उससे अलायंस है, इसका उससे अलायंस है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, दूसरा, अब अलायंस है, दो लोगों ने हाथ मिला के साथ चलने का वादा किया था सरकार बना के, लेकिन अब वादा तो बिल्कुल तोड़ने के लिए होता है, तो कभी भी कोई भी इस अलायंस को तोड़ के जा सकता है। इसी वजह से आपकी जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसमें क्या होती है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी मतलब सरकार फिर से गिर गई। ठीक है, अब सरकार फिर से टूट गई, फिर से चुनाव कराओ, ये बहुत ज्यादा चलता है किसके अंदर? मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, तो ऐसे केस में हमने वन पार्टी सिस्टम पढ़ लिया, टू पार्टी सिस्टम पढ़ लिया, मल्टी पार्टी सिस्टम पढ़ लिया, आप बताओ मैम, मेरे को तो ये लग रहा है कि मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि हर कंट्री के अंदर कौन सा पार्टी सिस्टम होना चाहिए, तो मैं तो मल्टी पार्टी सिस्टम के वोट में हूं। मत करना ऐसा वोट। ठीक है, ना टू पार्टी सिस्टम के हक में वोट करना, ना वन पार्टी सिस्टम, ना मल्टीपल पार्टी सिस्टम। देखो, ये जो आपको एक फिगर दिख रही है, ठीक है, इसमें 6 है।
अगर इस इंसान की साइड से देखो तो 6 दिख रहा है, इसकी साइड से देखो तो 9 दिख रहा है। इसका मतलब मैं इस फिगर से सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि किसी के लिए सिचुएशन कोई बेटर है, दूसरे के लिए कोई बेटर है। यानी कि एक जो पार्टी सिस्टम है, कोई भी सिंगल पार्टी सिस्टम, चाहे 1 हो चाहे 2 हो या मल्टी पार्टी सिस्टम, वो हर कंट्री के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि मल्टी पार्टी सिस्टम हर कंट्री के लिए अच्छा है, आप ये नहीं कह सकते 2 पार्टी सिस्टम हर कंट्री के लिए अच्छा, आप ये भी नहीं कह सकते 1 पार्टी सिस्टम हर कंट्री के लिए अच्छा। तो मैम कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पार्टी सिस्टम किस कंट्री के लिए अच्छा है? तो ये कैसे डिसाइड होगा? सबसे पहली बात तो आपको ये स्टेटमेंट आ सकती है, हाउ मेनी पार्टीज आर नेसेसरी फॉर डेमोक्रेसी। ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई पार्टी सिस्टम आइडल नहीं है सारी की सारी कंट्रीज के लिए, सारी की सारी सिचुएशन के अंदर। तो पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री का किस बात पर डिपेंड करता है? एक पार्टी सिस्टम जो भी कंट्री का है, क्या हमारे पास चॉइस होती है कि हम चूज कर लें? जैसे भारत जब आजाद हुआ था, क्या भारत के पास ये चॉइस थी कि वो चूज कर ले, अरे 1 पार्टी सिस्टम बनोगे, 2 पार्टी सिस्टम या 3 पार्टी या मल्टी पार्टी? अरे नहीं, ऐसा कोई चॉइस नहीं था। एक्चुअली में पार्टी सिस्टम के एक कंट्री के पास कभी भी कोई चॉइस नहीं होती कि वो अपना पार्टी सिस्टम चूज करे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है ना। आशीष चंचलानी बोलता है ना, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ओके, मतलब कि पार्टी सिस्टम किसी भी कंट्री का एक दिन में इवॉल्व नहीं होता, वो सोसाइटी के ऊपर, रीजनल डिवीजन और कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, शुरू से अंग्रेज थे हमारे यहाँ, तब से क्या चल रहा है, एक पार्टी नहीं थी, लोगों के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। तो अब जब आजाद हो जाएंगे तो भी कैसे पॉलिटिकल पार्टीज इतने से होके कम होके 2 या फिर 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पहले से ही ऐसा होता है, मतलब हिस्ट्री से ऐसा चल रहा है। नेक्स्ट है, कुछ भी नहीं बदल सकता। अच्छा चलो तुम्हारे यहाँ हिस्ट्री से ऐसा चल रहा है तो तुम आजाद हो गए, तुम अब अपना पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बदल लो। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को बदलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। पार्टी सिस्टम कैन नॉट बी चेंज वेरी क्विकली। पार्टी सिस्टम को आप बहुत क्विकली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंट्री के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ होता है, तो उसको चेंज करना भी आसान नहीं होता। क्लियर है? ओके। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम इसलिए डेवलप किया क्योंकि इंडिया की सोशल और ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, तो इंडिया में क्या बेस्ट था? मल्टी पार्टी सिस्टम ही बेस्ट था। कर लेना चारों पॉइंट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कौन सा पार्टी सिस्टम आपकी डेमोक्रेसी के लिए नेसेसरी होता है, तो कोई एक सिंगल का आंसर नहीं करके आओगे, ठीक है। अब बात आती है व्हाट आर द चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टी बहुत पढ़ लिया। अब ये बताओ कि भाई चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज को लेके? क्या मैम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है? बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तभी तो बहुत से लोग इन पे ट्रस्ट नहीं करते। क्या पहली जो आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, या आपका क्वेश्चन बनेगा 5 मार्क्स का, बहुत सी आपकी प्रॉब्लम्स है पॉलिटिकल पार्टी में जिसकी वजह से लोग उसको ब्लेम करते हैं, जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी बनी, बट अंदर उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर किसी की आवाज नहीं सुनी जाती। सिर्फ किसकी सुनी जाती है? जो टॉप लीडर होता है। सारी पावर मेरे पास है, जो टॉप लीडर है सारी पावर उसके पास होती है, ठीक है ना। वो कोई मीटिंग हेल्ड करता, मतलब अपने परिवार में बात करके डिस्कस कर लेता है, ठीक है। जो बोला है वही करोगे, जो टॉप लीडर बोल देगा सामने वाले को वही करना है, बाकी मेंबर्स का कोई राय मत कुछ होता ही नहीं। उनकी जो बिल्कुल जो कांग्रेस है या फिर बीजेपी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि उनके इंटरनली कोई इलेक्शन नहीं होते कि भाई कौन नेक्स्ट लीडर बनेगा, किसको कैंडिडेट बना जाए, किसको टिकट मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव इंटरनल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज में कोई अंदरूनी डेमोक्रेसी नहीं होती। मींस पार्टी ओनली फ्यू टॉप लीडर्स एंजॉय द मोस्ट ऑफ द पावर। कुछ ही जो टॉप लीडर है उनके पास सारी की सारी पावर होती है। कोई रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती, कोई रजिस्टर नहीं बनाया जाता कि कौन मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, कौन नहीं है। तो क्या पता चलेगा कि क्या हो रहा है अंदर और क्या नहीं हो रहा? इंटरनली इलेक्शन ही नहीं कंडक्ट किए जाते, सिर्फ जो टॉप लीडर है उसका डिसीजन फॉलो करो, बस तुम्हें मेरी माननी है, ये वाला सा सीन होता है, ठीक है। सेकंड जो आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमें पॉलिटिकल पार्टी में, वो मिलती है डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या है? मम्मी पापा डॉक्टर, हम डॉक्टर, ठीक है। मम्मी पापा की सीट थी, अब ये सीट अगली हमारी है, ठीक है। हमारे तो मम्मी पापा फिल्म स्टार थे, अब हम भी बनेंगे। नेपो किड्स तो सुना ही होगा ना, है ना। मैं किसी को कुछ भी पर्टिकुलरली नहीं बोल रही, ओके। हमने बहुत चीजें सुनते हैं, नेपो किड्स वर्सेस रियल टैलेंट। तो कई बार क्या होता है कि आपको नेपोटिज्म की वजह से, बिकॉज मेरी मम्मी इंदिरा गांधी, मेरी मम्मी सोनिया गांधी है, ठीक है, मेरी मदर XYZ पोजीशन पे है और इसलिए ये अब पोजीशन मुझे मिलेगी, है ना। तो इस वजह से कई बार रियल टैलेंट जो है वो हर्ट होता है,
ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डायनेस्टिक सक्सेशन इसे ही बोलते हैं। डायनेस्टिक सक्सेशन होता क्यों है? क्योंकि अगर मान लो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के विद इन अगर इंटरनल डेमोक्रेसी और इलेक्शन होते तो कोई क्या किसी को भी सर मम्मी पापा के पास ये सीट थी इसीलिए अगली सीट लेने देता है? नहीं, बट इंटरनली इलेक्शंस ही तो नहीं होते, यही तो प्रॉब्लम है। अनफेयर एडवांटेज मिलती है उन लोगों को जो फैमिली मेंबर्स के क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, उन्हें ज्यादा एडवांटेज मिलती है। ये डेमोक्रेसी के लिए इसलिए बुरा है बिकॉज ये जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको कभी भी अच्छी पोजीशन सिक्योर करने नहीं देता जल्दी से। क्लियर है? लिख सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो मेजर प्रॉब्लम है, चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, वो क्या है? मनी एंड मसल पावर। पैसा और मसल पावर दोनों का ही यूज होता है पॉलिटिक्स के अंदर। या तो तुम्हारे पास बाहुबल हो, मसल पावर हो, या फिर तुम्हारे पास पैसे वाली पावर हो। दोनों ही पावर्स पॉलिटिक्स में बहुत काम आती है। जो मेन एजेंडा होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, हमें अक्सर देखने को मिलता है, उनका मेन काम यही होता है भाई इलेक्शन जीतना है, कैसे ही जीतना हो। उसके लिए वो किसको अपनाएंगे? शॉर्टकट्स को अपनाएंगे। शॉर्टकट्स अपनाने के लिए क्या करते हैं? यूजुअली ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देते हैं जिनके पास बहुत सारी पैसा हो, या फिर जो पैसा इकट्ठा कर सकते हो। या तो तुम्हारे पास खुद से पैसा हो, या तुम पैसा इकट्ठा करो तो मैं तुम्हें पार्टी की टिकट दूं। पहला कारण ये देखने को मिलता है। या फिर अमीर लोगों से फंड्स इकट्ठे करते हैं, अमीर लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और फिर ये अमीर लोग गवर्नमेंट का जो फैसला होता है उसे बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके जो अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, उनसे पैसा ले लिया पॉलिटिकल लीडर्स ने, और फिर क्या करा, जो भी उन इंडस्ट्रीज ने बोला वही उसके अकॉर्डिंग वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ऐसा हमें बहुत बार देखने को मिलता है। या फिर पॉलिटिकल पार्टीज आजकल क्रिमिनल्स को भी यूज करने लग गई है, किसके लिए? इलेक्शन जीतने के लिए। ठीक है, लोगों को डरा धमका के बाहुबल से भी इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ कमियां थी हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। लास्ट कमी है हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, दैट इज नो मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। वोटर्स के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, कोई काम की चॉइस नहीं दे रखी तुमने वोटर्स को। अब बताओ, एक वोटर को यही नहीं पता है कि भाई मैं किसको वोट डालूं। इसको अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि बीजेपी को वोट डालूं, कांग्रेस को वोट डालूं, कई बार देखने को मिलता है बीजेपी जब शासन में थी तब तो इस चीज को गलत बता रही है, जब अपोजिशन में थी तब इसको सही बता रही थी, या फिर कांग्रेस भी सेम ही काम करती है, जब खुद रूलिंग में थी तो सेम यही कर रही थी, अब अपोजिशन में है तो मना कर रही है। ठीक है, तो ऐसे किस्से हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। कोई स्पेसिफिक किसी को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, बस एज अ एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसे किस्से हमें बहुत बार देखने को मिलते हैं। तो जो एक वोटर है उसके पास कोई भी मीनिंगफुल चॉइस नहीं है, बिकॉज वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कि दो पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनकी आइडियोलॉजी कैसे अलग है। दोनों हमेशा सेम सी ही काम करती दिखाई देती है, जब भी आपको पावर मिलती है तो सेम सा ही एक्ट करता दिखाई देती है। तो एक जो वोटर है उसको लगता है सब सेम के सेम है, यार किसको वोट करूं किसको नहीं करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो अच्छी चॉइस भी है ना, आपको लग भी रहा है हाँ भाई इन लोगों की सोच अलग है, इन लोगों की सोच अलग है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि इस लेट अस सपोज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था कोई, और अब पैसा मिल गया उसको, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चला गया। कल तक तो उस पॉलिटिकल पार्टी के गुणगान गा रहा था, कहता अरे ये तो बहुत अच्छी है, आज दूसरी में चला गया। मतलब कोई ईमान धर्म कुछ है ही नहीं, है ना। आज इस पॉलिटिकल पार्टी में, कल उस पार्टी में। तो इस वजह से भी जो एक वोटर है उसके पास अच्छी चॉइस नहीं होती है। अच्छा, अब जब ऐसे नेता पार्टी बदलते हैं, आज इस पार्टी में कल उस पार्टी में, चुनाव जीतने के बाद इसको क्या बोला जाता है? डिफेक्शन। क्या बोला जाता है? डिफेक्शन, जो कि एक गलत चीज है। और ये गलत क्यों है? क्योंकि एक वोटर ने तो इसी उस पे वोट किया था ना, आप इस पॉलिटिकल पार्टी के बंदे हो। कल को आप जब इलेक्शन जीत गए तो आपने पैसा ले लिया किसी और से और आप किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले गए, तो ऐसा तो गलत होगा, राइट, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफेक्शन। ये कुछ कमियां थी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की। अब बात करेंगे कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफॉर्म कैसे लेके आया जा सकता है, सुधार कैसे करोगे। प्रॉब्लम से कोई भी गिनवा सकता है, सुधार बताओ कैसे गिनवाओगे। तो कुछ रीसेंट एफर्ट्स करे गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने के, जो करे जा चुके हैं। ये नहीं पता वो कहां तक सही हुए हैं या नहीं हुए, बट करे जा चुके हैं। सबसे पहला, एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया है, एंटी डिफेक्शन कानून। ठीक है, एंटी डिफेक्शन कानून का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे आपको दो इंडिविजुअल दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको एक बैग दिख रहा है। बैग ऑब्वियसली पैसे का है। ये एक एमएलए है या फिर कोई एमपी है, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेता है और अपनी सीट बदलने की बात करता है। यानी कहता है कि अब मैं ये मान लो मैं एक्स पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर था, अब मैं किसका मेंबर हो जाऊंगा? तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो जाऊंगा, बस मुझे ये पैसा दे दो।
ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, डिफेक्शन। और इसको रोकने के लिए जो कानून बनाया जाए उसको क्या बोलेंगे, एंटी डिफेक्शन एक्ट या फिर एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया और एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया। इस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत अगर कोई भी एमएलए या एमपी, ठीक है, वो अपनी सीट को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करता है, किसके बाद, चुनाव जीतने के बाद। चुनाव जीतने से पहले आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अगर आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करते हैं तो उसके तहत जो भी आपकी सीट थी वो क्या हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई। अब आपको वो सीट नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आपके पास सीट मिलेगी, तो इस तरीके से उसको पनिश किया जाता है। ठीक है, बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर या कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर, कुछ भी जो हमें देखने को मिलता है, इस चीज पर रोक लगाने की कोशिश करी गई है। दूसरा क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कंपलसरी कर दिया हर एक कैंडिडेट के लिए कि भाई अगर आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हो तो पहले अपना एक एफिडेविट सबमिट करो। अब ये एफिडेविट क्या होता है, एफिडेविट एक कोर्ट की कॉपी होती है। एफिडेविट एक कोर्ट की कॉपी होती है जिसमें ये बता रखा होता है कि भाई ये जो कैंडिडेट है इसके पास एसेट कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। दूसरा, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, ऐसी बहुत सी डिटेल्स, उसकी एजुकेशन कितनी है, ये सारी की सारी एफिडेविट के अंदर मेंशन होनी चाहिए। ये किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ताकि कि जो लीडर्स हैं उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसको मिल सके, वोटर्स को मिल सके। लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये स्टेप कितना आज तक यूजफुल हुआ है और इसने कितने रिजल्ट दिए हैं। तीसरा जो हमने स्टेप लिया है इन पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने का, इनमें रिफॉर्म करने का, वो इलेक्शन कमीशन ने लिया है। इलेक्शन कमीशन ने क्या लिया, इलेक्शन कमीशन ने कंपलसरी कर दिया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर आपको इलेक्शन जीत लड़ना है तो पहले आप टैक्स फाइल करो, फिर वोट के लिए मांग करो। ठीक है, तो इनकम टैक्स फाइल करना होगा, जो भी कैंडिडेट वोट लड़े इलेक्शन लड़ेगा उसको पहले अपने इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइल करने होंगे। ये भी हमने, ताकि कितना पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, ये तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम अब तक हमने ले लिए हैं। कुछ ऐसे भी स्टेप्स हैं जो सजेस्ट किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। वो क्या है कि सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन किया जाए, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के विद इन इलेक्शंस कराए जाए टाइमली, और रजिस्टर भी मेंटेन किया जाए। पॉलिटिकल पार्टी में एटलीस्ट जो 30% सीट्स है वो किसको दी जाए, वुमेन कैंडिडेट्स को दी जाए। इसके अलावा इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट या तो कैश में या तो पैसा देके या काइंड में, जैसे उनको पेट्रोल की, ट्रांसपोर्ट की, टेलीफोन की, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करके उन्हें किया जा सकता है, ताकि कि ज्यादा से ज्यादा जो मनी का मिसयूज होता है उसको रोकने की कोशिश कर लें। ठीक है, ओके। अब मैम ये तो सारी बातें, ये जो पिछली बातें आपने बताई, ये तो तब पॉसिबल होगी ना जब पॉलिटिकल पार्टीज खुद से हाँ भरे हरे हाँ हम खुद में सुधार कर लेंगे। बट कौन ये कहता है, कौन चोर कहता है कि मैंने चोरी करी है, तो कौन ये कहेगा कि मैं अपने आप में सुधार करूंगा। तो हम एज अ सिटीजन क्या, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर सुधार लेके आ सकते हैं। हम एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक देश के, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकता है कि भाई अगर आप लोग रिफॉर्म नहीं करोगे तो आपको अगले साल चुनाव में वोट नहीं दिए जाएंगे। ऐसे कब तक, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज नजरअंदाज करेंगे इस दिक्कत को, है ना। तो कभी ना कभी तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी क्या करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है उनकी बात करनी पड़ेगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी तो तभी इंश्योर की जा सकती है। देखो, अब आप बाहर से बैठ के, अभी तो आप राजनीति के अंदर नहीं हो, बाहर से बैठ के इसमें कमियां निकालो, अरे मोदी में ये कमियां, अरे राहुल गांधी में ये कमियां, अरे उसमें ये कमियां। ठीक है, तुम्हें इतनी कमी लग रही है तो तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, तुम तो बहुत अच्छे हो ना, तो तुम पॉलिटिक्स ज्वाइन करके पॉलिटिक्स को अंदर से सुधार लो, सरकार को अच्छे से चलाना शुरू कर दो। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है एज अ सिटीजन के पास, कि अगर आपके पास क्वालिटी है और आपके पास डिजायर है कि भाई आपको पॉलिटिकल सिस्टम बदलना है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करो और उसे अंदर से बदलने की कोशिश करो। ठीक है, तो लोग कहना आसान है, करना मुश्किल है। ओके, चलो अब लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी भारत के अंदर रजिस्टर होती हैं किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, कोई भी अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो आपको किससे रजिस्टर करानी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन से। ओके, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, रिकॉग्नाइज्ड, जानी पहचानी। देखो, रजिस्टर नाम तो सबको लिखवाना पड़ेगा, कुछ होती है रिकॉग्नाइज्ड, कुछ होती है अनरिकॉग्नाइज्ड। अब रिकॉग्नाइज्ड वो पॉलिटिकल पार्टीज होती है जिनको स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, स्पेशल फैसिलिटी जैसे कि यूनिक सिंबल मिलता है, वो जो सिंबल मिलता है उस पॉलिटिकल पार्टी को, वो उसके ही ऑफिशियल कैंडिडेट्स यूज कर सकते हैं। अब जो ये रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये भी दो तरीके की होती है। एक आपकी कौन सी होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, और दूसरी कौन सी होती है आपकी, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, नेशनल एंड स्टेट।
नेशनल मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरे के पूरे कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब अच्छी खासी सीट्स आती हैं उन्हें। तो 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग 7 ऐसी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू 2019 कितनी नेशनल पार्टीज थी हमारे यहाँ पे? 7। आज डाटा अलग है लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2019 का ही डाटा करना है। तो 7 आपकी क्या है? नेशनल पार्टीज है। बाकी क्या है? आपकी स्टेट पार्टीज है। ओके, स्टेट पार्टी का मतलब क्या हो गया? मतलब जो एक स्टेट, जैसे मान लो कि जैसे आपकी तृणमूल कांग्रेस है ममता बनर्जी की, वो वेस्ट बंगाल के अंदर ज्यादा प्रसिद्ध है, वो कहीं साउथ के अंदर प्रसिद्ध नहीं है ना, तो इनको क्या बोलते हैं? रीजनल पार्टी बोलते हैं, जो किसी एक लोकल एरिया के अंदर आपकी बहुत ज्यादा क्या हो? फेमस हो। आजकल जो ऐसी पार्टीज है इनका नंबर क्या करता जा रहा है? इंक्रीज करता जा रहा है। अब यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इस टेबल को जरूर ध्यान से समझिएगा कि नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया, कब किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बोला जाता है। अगर किसी, देखो, एक तो लोकसभा की इलेक्शंस, ठीक है, दूसरे असेंबली। लोकसभा के इलेक्शन कहाँ होते हैं? आपके सेंटर पे होते हैं। असेंबली के इलेक्शन क्या हो गए? स्टेट पे हो गए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पार्टी कहलाना है तो उसे या तो 6% ऑफ टोटल वोट्स किसके अंदर? लोकसभा इलेक्शन के अंदर चाहिए, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं, 4 स्टेट्स के अंदर जब स्टेट के इलेक्शन हुए थे तो उन चारों स्टेट्स में एटलीस्ट 6% वोट आए हो। 6% लेट सपोज हरियाणा में वोट आए हो, 6% राजस्थान में आए हो, 6% यूपी में आए हो, 6% मध्य प्रदेश में आए हो। अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है और उसके पास 4 सीट्स भी है लोकसभा में, ये तो किसकी बात करी हमने? वोट की बात करी, और यहाँ पे हमने किसकी बात करी? 4 सीट भी है उसके पास लोकसभा में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? नेशनल पार्टी, ठीक है। तो क्या क्राइटेरिया है? या तो आप ये वाला क्राइटेरिया पूरा कर दो या फिर आप ये वाला क्राइटेरिया पूरा कर दो, क्या बनने के लिए? नेशनल पार्टी बनने के लिए। जबकि स्टेट पार्टी बनने के लिए एक ही क्राइटेरिया को फुलफिल करने की जरूरत है, वो है आपके पास जिस स्टेट की आप स्टेट पार्टी बनना चाहती हो उसके अंदर आपको 6% वोट मिले हो। उसमें जब स्टेट इलेक्शन हुए थे जब 6% वोट मिले हो, और उस स्टेट की असेंबली में आपके पास कम से कम कितनी सीट आती हो? 2 सीट आती हो। वोट और सीट अलग अलग चीज होती है, ठीक है। चलिए, अब हम याद करने की कोशिश करेंगे किसके बारे में? आपकी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनका डाटा याद करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो इनके ईयर्स याद नहीं होते मोस्टली बच्चों को, तो इसको एक तरीके से याद करते, एक ट्रिक है मेरे पास। सबसे पहले एक रेफरेंस ईयर याद कर लेंगे, 1947। हमें पता है आजादी से पहले जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी वो कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी, राइट। कौन सी पार्टी थी? कांग्रेस, INC। वो कब बनी थी? आपकी 1885 के अंदर। इसी कांग्रेस पार्टी से आपकी CPI निकल के आती है कब? 1925 के अंदर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कांग्रेस पार्टी से ही निकल के आई आजादी से पहले, ओके। अब इस CPI के भी लोगों के अंदर लड़ाई हो गई, तो आजादी के बाद 1964 के अंदर CPI-M बन गई। क्लियर है? यहां तक याद हो गया? ओके। अब कांग्रेस को टक्कर देने वाली कौन सी पार्टी है? बीजेपी। तो अगर आजादी से पहले कांग्रेस बनी थी तो आजादी के बाद क्या बनी होगी? आपकी बीजेपी। पर बीजेपी बनी कब? 1980 के अंदर, 1980 के अंदर। उससे पहले 1951 के अंदर इस बीजेपी का नाम क्या था? भारतीय जनसंघ। बीजेपी ही थी बट नाम क्या था? भारतीय जनसंघ, ओके। बी से बीजेपी 1980 में बनी। सेम 1980 के ही अंदर 1984 के अंदर क्या बनी? BSP, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी। और फिर 2 ईयर्स एक साथ याद करने हैं, 1998 और 1999। 1998 के अंदर क्या बनी है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, और ये क्या हो जाएगी? आपकी NCP, ओके, 1999 के अंदर। चलो, अब बस इनकी फटाफट से डिटेल्स देखेंगे, वैसे आपका ही काम है इन्हें याद करना, फिर भी मैं बता देती हूँ। आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी ओल्डेस्ट पार्टी है वर्ल्ड की। कब बनी थी? 1885 के अंदर बनी थी। किसकी लीडरशिप के अंदर बनी थी? जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर बनी थी, ओके। इसके जो जहां इन सबके जो लीडर्स थे वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं? यूनाइटेड UPA, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस बनाते हैं। ये इसका पार्टी का सिंबल है, एक हाथ का निशान। इनकी जो आइडियोलॉजी, किस विचारधारा पे ये काम करते हैं? ये इस विचारधारा पे काम करते हैं, एक सेंट्रलिस्ट पार्टी है, ना तो लेफ्टिस्ट है और ना ही क्या है? राइटिस्ट है, ठीक है। ये सेक्युलरिज्म यानी कि हर धर्म को एक साथ लेके चलने में विश्वास रखता है, वीक जो सेक्शन है उसके वेलफेयर के लिए, और इकोनॉमिक रिफॉर्म जैसे कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसको भी इन्होंने ही कैरी किया। पूरे भारत में इसकी प्रेजेंस है, ओके।
नेक्स्ट बात करते हैं सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की। तो कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी थी? 1925 में। अच्छा, कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? किसानों से रिलेटेड ही होता है, मतलब जो वीकर सेक्शन और जो पुअर सेक्शन है उसका वेलफेयर के लिए होती है, वो कम्युनिस्ट पार्टी होती है। तो इसका जो अब आपको निशान देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? ऐसे एक सीकल देखने को मिलेगा, ठीक है, और उसके साथ आपको कोई ना कोई क्रॉप देखने को मिलेगी। तो सीकल और क्रॉप जब आपको देखने को मिलेगी, तो एक इसका आपका सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी का। ये किसकी आइडियोलॉजी में बिलीव करती है? मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म। मार्क्स और लेनिन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है, ओके। ये किसके अपोजिशन में? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मतलब कि आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे किसके बेस पे? जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे, इसके अगेंस्ट है। ये चाहते हैं कि वर्किंग क्लास या फार्मर्स जो है उनके लिए काम किया जाए, और ये कैसी पार्टी है? लेफ्ट फ्रंट पार्टी है। किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है, लेफ्ट फ्रंट पार्टी है। ये कहाँ पे मेजोरिटी में? केरला में, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। अब बात करेंगे, अब इसी सीपीआई से निकल के, क्योंकि उसके लोगों में लड़ाई हो गई, तो उन्होंने एक अलग से बना दी, क्या? सीपीआईएम, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वालों ने अलग से बना दी 1965। मैंने बोला था इनके पास सिकल जरूर पाएगा, इसके साथ उन्होंने यहाँ पे हथौड़ा भी रख लिया है, ठीक है। तो ये भी किसको सपोर्ट करते हैं? सोशलिज्म, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए बात करते हैं, ठीक है। ये किसको अपोज करते हैं? जैसे कि वो अपोज करते थे कम्युनिज्म को, ये भी कम्युनिज्म को अपोज करते हैं। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस में बिलीव करते हैं। ये क्रिटिकल है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या कहती है कि जिसके पास जितना पैसा है, जिसके पास जितनी पूंजी है, वो ग्रो करे, लेकिन ये कहते हैं नहीं, वर्कर्स की वेलफेयर की बात होनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलती है? वेस्ट बंगाल, केरला, त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलती है। 30 ये वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ज्यादा पावर में रही थी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बीजेपी की, जो एक इंपॉर्टेंट पार्टी है आज के टाइम पे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी भी है एग्जाम में पूछे जाने की, ठीक है। तो बीजेपी को सबसे पहले 1951 के अंदर बनाया गया था बाय श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, और तब इसका नाम क्या था? भारतीय जन संघ। उसके बाद इसका नाम 1980 के अंदर बीजेपी रख दिया गया। इसके इंपॉर्टेंट लीडर कौन से थे? दीनदयाल उपाध्याय थे, जिन्होंने ह्यूमनिज्म और अंत्योदय के लिए बहुत काम किया है। आपको पता है इसका सिंबल क्या है? लोटस इसका सिंबल है। ये एक मॉडर्न वर्ल्ड बनाना चाहता है, लेकिन आपने देखा होगा कि मोदी जो है वो एंशियंट, जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, उस पर बहुत फोकस करता है। तो जो बीजेपी है वो एंशियंट कल्चर को आगे लेके आना चाहती है। ये कल्चरल नेशनलिज्म यानी हिंदुत्व को भी इंपॉर्टेंस देना चाहता है। बीजेपी का एक और मुद्दा है कि उसे जम्मू कश्मीर को भारत के अंदर लीगली इंटीग्रेट करना है, फुल इंटीग्रेट करना है। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि पूरे के पूरे देश में एक ही कानून लगना चाहिए, हर धर्म का अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, ऐसा भी किसका मानना है? बीजेपी का मानना है। इसका सपोर्ट सारे के सारे इंडिया के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी की। इसको कंसी राम ने स्टार्ट किया था। इसका सिंबल है एलिफेंट, इसका सिंबल है। ये किसको? बहुजन मतलब भगवान के जो जन है, यानी कि जो आपके शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, उनके वीकर सेक्शंस के लिए, वल्नरेबल सेक्शन के लिए ये आपकी मोस्टली है, ठीक है। तो ये किसको पावर देता है? बहुजन को पावर देता है, जैसे कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, या फिर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हुई, उनके पावर की बात करता है। इसकी इंस्पिरेशन कौन है? बी आर अम्बेडकर। हमें पता है शेड्यूल ट्राइब के लिए बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और महात्मा फूले, इन लोगों ने बहुत काम किया है। इसका मोस्टली जो बेस है वो कहाँ है? आपका यूपी के अंदर आपका इसका बहुत ज्यादा बेस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की। 1998 के अंदर ये आपकी लॉन्च हुई थी। ममता बनर्जी इसकी इंपॉर्टेंट लीडर है। ऐसे फ्लावर और ग्रास का इसका क्या है? सिंबल है। इसका सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म मतलब सेंटर और स्टेट की पावर के अंदर डिवीजन होना चाहिए। सेक्युलरिज्म हर धर्म सम्मान है, इसको प्रचार करने का इसका एजेंडा है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर कहाँ है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल कांग्रेस पार्टी की। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 1999 के अंदर क्रिएट हुई थी। ये कांग्रेस पार्टी से ही बनी है। इसका सिंबल भी क्या है आपका? इस तरीके से इसका घड़ी का सिंबल है। ये गांधी सेक्युलरिज्म को फॉलो करने का काम करती है, सोशल जस्टिस फेडरलिज्म को फॉलो करने का काम करती है, और इसका ये कहना है कि जो भारत में ही बॉर्न हुआ है और फिर भारत का नागरिक है, सिर्फ उसी इंसान को गवर्नमेंट के हाई ऑफिस में जगह मिलनी चाहिए। इस पार्टी का मेजर जो एरिया है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसके अलावा ये मणिपुर और असम में भी आपको देखने को जरूर मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर। हमने डायग्राम्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करी है। इसकी जो पीडीएफ है इस पूरे के पूरे टॉपिक की नोट्स की फॉर्म में, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो डोंट मिस टू join it and download it. Okay, till the time, stay healthy, keep watching and keep learning. Bye bye.